Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's discuss today's exam Combined Defense Services Exam 1 of 2021. We will be discussing only GS section और उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिसका शॉर्ट आंसर हो बिकॉज यू नो इन यूपीएससी एग्जाम्स इंग्लिश ऑल्सो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल नॉट द इंग्लिश सब्जेक्ट बट द इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंडिंग द स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आई हैव सेट डी विद मी हेयर. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन करेक्टरिस्टिक्स. हमारे पास 3 स्टेटमेंट है. दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना. दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड impermeable. They are mainly found in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. So if I tell you frankly, पहले 2 में मुझे भी डाउट है. थर्ड मुझे शॉर्ट है बिकॉज दिस पर्टिकुलर ब्लैक सॉयल कैन बी फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन. ठीक है, डेक्कन प्लाटू रीजन. यू ऑल नो this is our geographical map of India. This is our peninsular India and the west part of it is known as Deccan lava, plateau और Deccan ट्रैप्स. ठीक है, तो आई नो फॉर श्योर द स्टेटमेंट 3 मेंशंस दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. तो अगर ये है पर्टिकुलर, सो आई एम श्योर दैट इट इज अ ब्लैक सॉइल. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अराबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका आर द वेराइटीज ऑफ. बहुत ही आसान था. कॉफ़ी, और 2 को नहीं पता तो आपको अराबिका तो पता ही होगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस नो अराबिका एंड रोबस्टा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल. एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम. सो फ्रॉम द बॉक्साइट ओर दिस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सोर्स. ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, बॉक्साइट ओर. Coming to the next question, which one of the following seaports gained significance for handling iron ore exports to Japan? Again, a map-based question. So this is our world map. This is our India. This is say जापान. ठीक है, तो हमें पूछा है कि कौन सा पोर्ट इंडिया का विच हैज़ बीन फेमस फॉर हैंडलिंग आयरन ओर्स फ्रॉम जापान. तो आप ये देखिए, ऑप्शंस देखिए. फर्स्ट इज कांडला इन गुजरात. सेकंड रहने दीजिए, कोची केरला. मोरमुगांव इन गोवा. ठीक है, एक बच गया एन्नोर पोर्ट विच लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. और एन्नोर पोर्ट वेयर इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तो विद द लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑफकोर्सली एन्नोर. वाई? शिप्स कैसे आएंगी? दिस. ठीक है, कहाँ से? इस्थमस ऑफ क्रा से आएगी क्या? नहीं, क्योंकि इस्थमस ऑफ क्रा किसका पार्ट है? थाईलैंड का पार्ट है ना. सो इस्थमस ऑफ क्रा से नहीं आएगी. आपको पता है कहाँ से आएगी, और यहाँ से शिप्स आएंगी हमारे सीधा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे. सो द करेक्ट आंसर विल बी एन्नोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? सो
आप हमेशा ध्यान रखिए, वेन एवर यू रीड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज अंडरलाइन द वर्ड नॉट, ठीक है। और ऊपर से यूपीएससी भी ऑल्सो हाईलाइट्स इट, ठीक है, इन अ बोल्ड करेक्टर। सो हमको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, लग रहा है ये तो। एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑफकोर्सली ये तो है ही। यूज एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, हाँ यूनिट ऑफ अकाउंट में तो यूज होता ही है। यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ये कैसे लिंक्ड है क्वेश्चन के साथ। हमें बोला है विच ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, हाँ ऑफकोर्सली डी होगा। क्यों? क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमी हम हमेशा बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं एंड देयर ओनली वी स्टडी वाई देर इज अ नीड टू डेवलप अ मॉनेटरी मटेरियल, ठीक है, जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सके, तो उसमें भी ये आ जाता है। सो दिस पर्टिकुलर मनी विच हैज बीन क्रिएटेड विल बी एक्टिंग एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, यस। इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बट हाँ बिल्कुल सही है। यूज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यस, इफ वी आर मेंटेनिंग अकाउंट और बैलेंस शीट्स, हम ये नहीं लिखते 1 किलो राइस 2 किलो प्याज, ऐसे लिखते। वी यूज टू फिल इन देयर एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू एंड यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्यों? हम कंजम्पशन को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? कंजम्पशन इनहेरिट्स फ्रॉम डिमांड ऑफ कस्टमर्स, है ना, उससे वैल्यू को क्या लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज रिएक्शनरी रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड साइड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेशन टेक्निक से हम हटा सकते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो ये बोल रहा है कि हमको डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल माइनस रियल जीडीपी। सो अभी इस चैनल पे क्लासेस भी आने वाली है पोटेंशियल की, इकोनॉमी की बहुत ही जल्दी, तो आप वो भी देख लेना, उसमें सब इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट इज जीडीपी टर्म, all the final goods and services produced within a region in a specific time period is nothing but GDP। इसका मतलब ये है कि सारी जो वैल्यू की चीज़ें गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इंडिया में इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। सो दैट इज जीडीपी। रियल जीडीपी मीन्स नॉमिनल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन गिव्स अस रियल जीडीपी। नाउ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट गिव मी द नेम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड रियल जीडीपी। अब ये पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी मीन्स इफ अ पर्टिकुलर कंट्री विल ऑप्टिमाइज इट्स ऑल रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर वो ऑप्टिमाइज कर ले अपने प्योर बेनिफिट के लिए विदाउट एनी लॉसेस, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट विच द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड, सो वी गेट पोटेंशियल जीडीपी। इट मीन्स द हाइएस्ट जीडीपी ग्रोथ पोटेंशियल, जीडीपी ग्रोथ पॉसिबल in a real scenario, not a theoretical term, ठीक है। So this difference is called nothing but recessionary gap, understood? Seventh, the excess of total expenditure of government over its total receipts excluding borrowings is known as, एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, excluding borrowings। हमको पता है फिस्कल डेफिसिट, उसकी क्या डेफिनेशन होती है सबको पता ही है। The next question is good one. Exchange rates state the value of one currency in terms of other currencies. Which one of the following statements with respect to the exchange rate of currency is correct? ठीक है, हमको बेसिकली ये क्वेश्चन है एक्सचेंज रेट्स पे।
और इसी में हमको हिस्टोरिकल डायमेंशन भी ऐड करी गई है, देखते हैं स्टेटमेंट्स में। तो हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट्स इंटरफियर by buying or selling their currencies. No, this is the incorrect statement. Here we are talking about fixed exchange rate. ठीक है, so the terminology has been interchanged. So if I correct this particular statement, fixed exchange rates are the rates in which the government interfere by buying or selling their currencies. ठीक है, पर यहाँ एक और आप ट्विस्ट देखिए, ये बोल रहा है इंटरफियर कर रही है, गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग नाउ एंड देन। सो अ पर्टिकुलर टर्म, मोर एफिशिएंट टर्म इज कॉल्ड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, सो ये पर्टिकुलरली मैनेज्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है। Second is fixed exchange rates are rates set up by government decisions and maintained by government action. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में यही होता है कि द एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट रेट। थर्ड देखते हैं, अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम the exchange rates are floated in terms of rise or fall in price of gold. ठीक है, तो इसमें एक थोड़ी सी गलती है। अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड। नहीं, दे आर पैक्ड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, दे आर नॉट फ्लोटेड, दे आर पैक्ड। समझ आए, दे आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तो ये गलत है। अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। ये भी स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, क्योंकि ये जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था, दिस वाज प्रेवलेंट इन प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईरा। तो अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं तो उस टाइम अमेरिका वाज नॉट अ सुपर पावर, तो उसके डॉलर पे हम क्यों ये करेंगे फिक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर विल बी B, most probably B for bet. Ninth, Francois Bernier was physician too. इसका आंसर है प्रिंस दाराशिकोह। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। Which one of the following British firms was, ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई भी ढूंढ सकता है, आप भी ढूंढ लेना। Which one of the following statements with regard to Ryotwari settlement is not correct? इसके एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रियोतवारी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड। तो हमको पता है रियोतवारी जनरली साउथ में था, महाराष्ट्र में था, और वहाँ शायद से आसाम में था, कहीं नॉर्थ ईस्ट में, मेरे को तो इतना ही पता है। रियोतवारी वाज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रियोत एंड द स्टेट। दैट इज वेरी मच करेक्ट स्टेटमेंट। रियोत मीन्स इन साउथ इट इज कॉल्ड पीजेंट्स और टेनेंट्स विच आर कल्टिवेटिंग द लैंड। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर रियोतवारी सेटलमेंट वाज बिटवीन द रियोट्स, द फार्मर्स ऑफ द स्टेट, एंड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर्स। ये पूरी फैक्चुअल है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन्ड द फॉर्मर एलीट, द जमींदार्स, एंड वीकेंड द पीजेंट्री। तो देखिए, हाँ, ये कहीं ना कहीं करेक्ट तो लग रही है मुझे। क्यों? बिकॉज अगर आप बस स्टेटमेंट पढ़ोगे, इफ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ रियोतवारी सिस्टम, सो यस वी आर एम्पावरिंग द पीजेंट्स, द रियोट्स, so that this middleman, this jamidars will be abolished from the scenario. But in principle, what has happened? These are riyots and this is state. So this was a particular revenue system in which दो चीज़ के लिए दिया था शायद से, ड्राई एंड वेटलैंड्स के लिए। तो यहाँ 60% था शायद से, यहाँ 40 और 50% था। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर रेंट्स कैन बी इंक्रीज इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो क्या हुआ? एट सच हाई प्राइसेस ऑफ रेंट, these riyots
went bankrupt. And here comes the role of middleman known as money lenders. ठीक है, so it was in complete opposite to the policy mentioned in रेवतवारी सेटलमेंट. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? तो इस हिसाब से इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन्ड द फॉर्मर एलीट द जमींदार्स एंड वीकेंड द पीजेंट्री. तो हाँ, यहाँ कहीं मनी लैंडर टर्म यूज नहीं हुई, बट यस ये जो पहले से एलीट्स थे यही काइंड ऑफ चेंज टू मनी लैंडर्स. तो ये तो सही लग रही है. तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो मेरे ख्याल से इसमें सी, तो कोई भी आपको टीचर बोले उसको सी पता था प्रोविजन में, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि सी बहुत ही एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, मतलब पूरे प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे. तो आई थिंक सी या डी में से होना चाहिए. इफ वी कंप्रीहेंड द स्टेटमेंट ऑफ द डी पार्ट, सो आई थिंक सी या डी में से इसको होना चाहिए. 12th, okay, you can do it by yourself, I don't know. When was the monopoly of China trade lost by East India Company? So monopoly, the act of 1813, I have discussed and explained it in a descriptive manner in my पॉलिटी वीडियो लेक्चर्स. आप वो सब देख सकते हैं, हम कोर्सेज चला रहे हैं वो इस चैनल पे. सो इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1813, इसमें क्या हुआ था, मोनोपोली हट गई थी चाइना की, एक्सेप्ट आई थिंक इन ट्रेड ऑफ टी एंड सम अदर थिंग. वो कब हटी थी? वो 1833 में हटी थी. ठीक है, तो इसमें बस बोल रहा है कि मोनोपोली कब हटी थी ट्रेड, चाइना की ट्रेड से, 1813. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय easy the prime minister. A option. Which one of the following statements regarding the casting vote in the parliament are correct? So we all know casting vote privilege has been given to the presiding officers of parliament. So first is it is cast by the speaker or a person acting as such. Yes, whoever so is sitting on the kursi of presiding officer, yes, he has the power of casting vote. It is cast in addition to voting in the first instance. इस पे हम वापस आते हैं बिकॉज ये comprehension का मामला है. It is cast in the case of equality of votes. Yes, कभी भी deadlock होगा. Whenever we experience deadlock in parliament, then and then only the presiding officer will exercise his casting vote. Understood? So it is correct. Fourth one, it is always cast to maintain the status quo. Status quo मतलब क्या होता है कि जितना है वही बनाने के लिए. अगर deadlock है तो we have to make this deadlock. We don't have to resolve this deadlock. तो उसको बोलते हैं status quo. बिल्कुल नहीं. So this one is incorrect. It is always cast to maintain the status quo. ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस में. So in option C we have 2 and 4. So 4 is incorrect, we all know. 3 is correct. तो तीनों में हो सकता है, A B, B B और D B. तो A B D में से आंसर है. फर्स्ट है इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच. वी ऑल नो दिस इज करेक्ट. सो D हट गया. वी हैव 2 ऑप्शंस A एंड B. मतलब 1 and 3 आर करेक्ट फॉर श्योर वी नो. सो द फंदा किस पे है? 2 पे है हमारा. सो इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो देखिए कंप्रीहेंड में अगर मैं सही से करूँ तो ये क्या बोल रहा है? इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो अगर मैं ये इस पूरी लाइन को एक साथ पढ़ रहा हूँ इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो यस इट इज करेक्ट. अगर इन एडिशन के बाद कहीं कॉमन नहीं लगा इसमें, जो मुझे दिख रहा है कि नहीं लगा, तो इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब जो फर्स्ट इंस्टेंस की वोट हो चुकी है उसके एडिशन में अगर आप वोट कर रहे हो, सो डेट इज नोन एज कास्टिंग वोट. इट मीन्स सेकेंड इंस्टेंस. एक तो ये कंप्रीहेंशन है इसका, और दूसरा कंप्रीहेंशन ये हो सकता है इसका कि इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. इसका मतलब है कि फर्स्ट
इंस्टेंस पे ही आप कास्टिंग वोट यूज़ कर रहे हो। आप 2-3 बार पढ़ना है स्टेटमेंट, आपको समझ आए ये दोनों क्या मैं डाउट्स बोल रहा हूँ। एक तो ये बोल रहा है इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग हो चुकी है, अब सेकंड इंस्टेंस की वोटिंग आ रही है। सो इन एडिशन टू फर्स्ट इंस्टेंस कास्टिंग वोट इज एक्सरसाइज्ड, सो दैट इज करेक्ट। दूसरा कंप्रीहेंशन लेंगे तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस की जब वोटिंग हो रही है उसी में बस एक एडिशनल वोट काउंट कास्ट हुआ है, दैट इज अ कास्टिंग वोट, सो दैट मेक्स इट इनकरेक्ट। तो अभी के लिए जितना मेरे को समझ आ रहा है, मेरे को इस बी ज़्यादा लग रहा है कि 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ वी फाउंड अ पर्टिकुलर टर्म इन द सेकंड इंस्टेंस so that this particular statement will be correct. So the answer for me is 15 ka B for bat. 16 very easy question I have descriptively told you in my polity classes. Equality before the law and equal protection of law, इनकी definition क्या है, इनमें differences क्या है, I have explained it all. तो आर्टिकल 14 में है ये। लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर है जॉन ऑस्टिन। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट? वी ऑल नो द फेमस जॉन लॉक। मिल्पा एंड लदांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर, द आंसर इज ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 प्रीलिम का क्वेश्चन है ये। ओके तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दे आर शॉर्ट करेक्ट, जो मेरे को नहीं पता वो मैं नहीं बता रहा यार। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिशन इज करेक्ट? फिशन एंड फ्यूजन, 2 टर्म्स वी हैव। This is nothing but fission and fusion. In fission, one particular atom breaks into 2 और one particular nuclei breaks into 2. तो इन्हीं को क्या बोल दिया? पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स। और इसमें क्या होता है? 2 ऑफस्प्रिंग्स मिलके एक पेरेंट बना देता है, पेरेंट सेल। सो दिस इज फ्यूजन विच इज हैपनिंग इन सन, ठीक है, वो इसीलिए एनर्जी जनरेट कर पा रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी instill in our fission reactions, atomic bombs. So इसी पे है first statement, it is related with the creation of new individuals by means of cell division in unicellular organism. We have a unicellular organism and it is related with the creation of new individuals by means of cell division, बिल्कुल सही है, fission है। It is related with the transformation of heavier nuclei into smaller nuclei. This is heavier nuclei, these ones are smaller, क्योंकि अंदर का कंटेंट तो ज़्यादातर सेम ही है, तो करेक्ट है। It is related with the creation of a heavier nuclei by means of combining 2 higher nuclei. अच्छा, 2 हाइयर न्यूक्लियाई है और उससे हैवियर न्यूक्लियाई बन रहा है, तो दिस इज वेरी absurd स्टेटमेंट, सो सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? सबको पता है, ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट विल बी हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज अ पायनियर इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सबको पता है ये भी, डी जे थॉमसन। एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस वेयर एज अ वैक्सीन इज। तो ये क्यों है ऐसा? वी ऑल नो if we have viral fever then these antibiotics known as PCM और ये सब they don't have any such effect on the virus causing us this viral infection, ठीक है। वो पर्टिकुलर सिम्टम्स कम कर सकता है PCM ये सब, बट they can't fight this virus, understood? But instead of this
प्री वैक्सीनेशन, वैक्सीन कब लगाई जाती है, जब बीमार पड़ जाते तब नहीं, एट द प्री डिसीज स्टेज. सो दिस पर्टिकुलर वैक्सीन्स आर एडवाइज्ड अगेंस्ट दीज अटैक ऑफ वायरसेस. तो ऐसा क्यों है, यही पूछ रहा है रीजंस में. ऑप्शन डी पे आइए सीधा. अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर ये क्या बोल रहा है वो ऐसे समझिए. वायरस डोंट हैव एनी बायोकेमिकल पाथवेज, इसके खुद का कोई फंक्शन नहीं होता. ऐसा नहीं है कि वायरस अभी जिंदा है जब आपके बॉडी के बाहर है, ठीक है. द वायरस सेल इज नॉट एक्टिव और इट इज इन डोरमेंट स्टेट और डेड स्टेट when it is outside of your body, ठीक है. once the virus entered your body it will use your organs, okay, it will use your organs to proliferate in your own body. तो biotics are not designed to harm your own cells or your own body, and this particular advantage has been taken by virus to proliferate its cell in your body. so यही बस स्टेटमेंट डी बोल रही है. एंड इन द केस ऑफ वैक्सीनेशन अ हाफ डेड और कंप्लीटली डेड वायरस हैज बीन इंस्टिल्ड इन योर ब्लड वेन्स. जब आपके बॉडी में वो डाल दिया कि हाँ आधा मरा हुआ, इसको मार मार के कूट के फिर आपके बॉडी में डाला है कि अंदर जाए तो आपके इम्यून सिस्टम है 2-3 थप्पड़ों में लुढ़क जाए, ठीक है. और इससे क्या होगा, आपके बॉडी को क्या पता होगा कि इसको अपर कट मारना है या इसके मुंह पे घूसे मारना है, ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर इम्यूनिटी विल बी डेवलप्ड इनसाइड योर बॉडी व्हाइल डिस्ट्रॉइंग दिस पर्टिकुलर वायरस विच हैज बीन एंटर्ड योर बॉडी वाया वैक्सीनेशन. अंडरस्टूड. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय the option A is correct here. Which one among the following is a free living animal? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि 3 out of these 4 options we have given are parasites, ठीक है. and parasites always need a host body. so there is a one particular answer, planaria, which is I think a worm. so that answer is correct answer according to me. Again an easy question 33. which one of the following naturally occurring acids is found in abundance in tomato? so the answer is of course the citric acid. which one of the following is used in soda acid fire extinguishers? so answer is option B. ये मुझे भी नहीं पता था, I have searched it, पर particular sodium hydrogen carbonate नहीं मिला, but I found sodium carbonate. so I think the correct answer will be sodium hydrogen carbonate. अच्छा, what is used for treating the hard water? तो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए क्या यूज होता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Then our next question will be the weight of an object is due to, सीधा ऑप्शन सी पढ़िए. क्यों? अगर ये पर्टिकुलर बॉक्स है, इसके यहाँ और यहाँ कितना भी वेट लग रहा है, दिस विल नॉट हैव एन इफेक्ट, ठीक है. बट ये वाला इफेक्ट करेगा क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे. सो ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल हैव एन इफेक्ट ऑन इट. अंडरस्टूड. तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, द फोर्स डेट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड. इट मीन्स यहाँ फाइनल नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया कि रिजल्टेंट फोर्स, तो येस इट इज करेक्ट, द फोर्स डेट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड. 40 देखिए, द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग सिचुएटेड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट, तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 to 100 नैनोमीटर इज द आंसर. ऑप्शन बी. पिनाका के बारे में आ गया और आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड इट इन द रिपब्लिक डेज फैक्ट. सो पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. क्वेड का ग्रुप कौन सा नहीं है, क्वेड सबसे easy. This particular informal platform has been created to counter the actions of
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड फ्रांस इज नॉट द पार्ट। द फर्स्ट फेज ऑफ मलाबार एक्सरसाइज 2020 वॉज कंडक्टेड एट। देखिए ये आसान भी था और मुश्किल भी था। मुश्किल तो नहीं, इंटरमीडिएट या तो आसान। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर बोल रहा है द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज मलाबार। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के बारे में बताना है। इजी क्यों था अभी बताता हूँ। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, ठीक है, मुंबई में हो नहीं सकती, मुंबई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स। ठीक है, विशाखापट्टनम में मोस्ट ऑफ द नेवल एक्सरसाइज हैव बीन कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम। ठीक है, और कोची में ठीक है डाउट हो सकता है। तो इनमें से दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, सॉरी एक ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा मुंबई, और विशाखापट्टनम में अगर मैं होता तो आराम से मैं उसको पक्का टिक करके आता। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम 5 or 6 टाइम्स। हॉलीवुड एक्टर सर सीन कॉनेरी हु डाइड रिसेंटली, ये अगर आपको पता है तो पता है, इसमें कोई जी के या कुछ नहीं है, जेम्स बॉन्ड है। डी। द लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर सतलुज। देखिए इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये पांचों रिवर हैं तो इनमें से किसी पे भी बन सकता है, बट वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी। इसी चैनल पे मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। सो व्हेन वी विल स्टडी ज्योग्राफी तो इसका कंसेप्ट है, ठीक है, सब ये बताता है कि इसको रट लो इसको रट लो, नहीं। ओनली सम ऑफ द रिवर्स, देर आर ओनली सम ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर ऑन विच वी कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर डैम। ठीक है, तो कंसेप्ट ज्योग्राफी में सीखेंगे। सो द आंसर हियर इज सतलुज। करात बांग्लादेश 2020 वाज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड, देखिए इसमें जो मेरे पास भी पेपर आया है उसमें किसी ने इंडिया मार्क कर रखा है, तो मतलब यू हैव टू ट्रस्ट योर इंफॉर्मेशन। इफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम एक्सरसाइज करात बांग्लादेश, इफ इट हैज बीन इन न्यूज एंड इट इज इन रिलेशन विद इंडिया, तो आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये। सो इंडिया तो इसका बिल्कुल आंसर ही नहीं था, तो यूएसए इज द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर स्टडीज और प्रिपरेशन। आपने कभी न्यूज़ में देखी नहीं, वाई? बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, सो वाई आर यू मार्किंग इंडिया फॉर दिस? Peninsula Shield Forces is a military arm of Gulf Cooperation Council. I think it was in news. Which one of the following ships was involved in Mission Sagar 2? देखिए मैं होता तो ये क्वेश्चन छोड़ देता। Yes, we are the defense aspirants, but ये बहुत अंदर जाके क्वेश्चन है। We don't have to remember these type of questions. This is such a waste of time. ठीक है, आंसर is INS Airawat, D. In the year 2020, which one of the following tiger reserves of India was declared by UNESCO as a biosphere reserve? Very important topic and question आ गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। और भी दिए नामदफ टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी एंड पेंच टाइगर रिजर्व अगेन मध्य प्रदेश। एक और इजी क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। तो कालेश्वरम क्या है, कहाँ है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी। ठीक है, और पोलावरम इज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी के साइड में। तो पोलावरम एंड कालेश्वरम। अगेन इजी क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, बहुत ही सारी यूपीएससी क्वेश्चंस में आता है ह्यूमंस। सारे प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग इज ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। देखिए अब जिनका क्लियर होगा और नहीं क्लियर होगा, यहाँ यूपीएससी खेलती है। दिस इज द लेवल ऑफ यूपीएससी, यू हैव टू हैव कंसंट्रेशन एज वेल एज योर नॉलेज ऑल्सो। ऑप्शन सी देखिए, we all know it is from higher to lower. It is not talking about reverse osmosis, it is talking about only particular osmosis process. Higher concentration to its lower concentration through a cell wall. हम सबको पता है, ये डेफिनेशन रटी हुई है, it is a semi permeable membrane. ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं होती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? तभी तो पानी शुद्ध होगा, कि कुछ जाने देगा कुछ रोक लेगा, है ना। सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड वी नो हायर टू लोअर, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है, लोअर टू हायर लिखा है। सी और डी देखिए,
हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन। ये सबको रटा हुआ है कि सेमी परमेबल होता है, तो अब आंसर क्या है? डी। और यही यूपीएससी खेल जाती है। सो हम जैसे ही पढ़ेंगे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन, दिस विल नॉट स्ट्राइक इन योर हेड, है ना, अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा। तो ऑप्शन इज, आंसर इज डी। 56 again a conceptual question. Growing of two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as. There are two terms, mixed cropping and intercropping. Both have same definition. अंतर क्या है अभी बताता हूँ। Growing of two or more crops simultaneously on the same field, यहाँ तक दोनों की definition same है। Intercropping में कहाँ difference आता है? This is the definition of intercropping. इंटरक्रॉपिंग सेज इन अ डेफिनेट पैटर्न। ओके, अगर ये आपकी लाइन है, इफ दिस इज पर्टिकुलर लाइन ऑफ योर मेन क्रॉप्स, सो यू हैव टू यूटिलाइज योर सोइंग एरिया। सो दैट्स वाई हेयर यू विल ग्रो अ नॉन कॉम्पिटिटिव क्रॉप। कॉम्पिटिशन किससे है? इस मेन क्रॉप से जो कॉम्पीट नहीं करती, विच रिक्वायर डिफरेंट मिनरल्स, दैट पर्टिकुलर क्रॉप विल बी ग्रोन हेयर। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरक्रॉपिंग। एंड इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द पेस्ट इफेक्ट। ठीक है, पेस्ट आके आपकी क्रॉप को डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो डेट्स वाई कोई पैटर्न नहीं होता वहाँ। अगर ये आपकी फील्ड है, सो यहाँ गेहूँ, यहाँ चना, बाजरा, रागी, कॉटन सब यहीं उगा देंगे। ठीक है, सो दिस मिक्स्ड क्रॉपिंग विल नॉट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। So answer here is intercropping. Which one of the following substances do silver articles react with that makes the silver articles black? सीधी बात बोल रहा है, which of the following creates silver corrosion। ठीक है, corrosion की बात हो रही है, तो सल्फर है। ठीक है, बहुत ही मीडियम क्वेश्चन है, ये आता रहता है। 59th बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? तो सबको पता है सोडियम आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 61 इकोनॉमिक क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? हमको गलत स्टेटमेंट बतानी है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। यस, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इकोनॉमी की बेसिक्स क्लास चल रही नहीं है, अभी आने वाली है, उसमें मैं यही पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ें, यू कैन रिफर टू डैट। सो रियल जीडीपी ऑलवेज फॉलो कांस्टेंट प्राइसेस। तो वही ये बोल रहा है कि वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। एक सिंगल प्राइसेस, अ पर्टिकुलर प्राइस वी विल बी फिक्स लाइक 12, और जितना भी आज 8 किलो है इस साल, अगले साल 10 किलो है, फिर 15 किलो है। सो दिस ऑल क्वांटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉमोडिटी विल बी वैल्यूड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स सोर्सेज वर फुल्ली एम्प्लॉयड। ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी पहले ही कि पोटेंशियल जीडीपी पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। ठीक है, वी आर फुल्ली यूजिंग अवर ऑल द रिसोर्सेज। सो दिस इज करेक्ट। डी देखते हैं, उसके बाद सी देखेंगे। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है कि रियल जीडीपी से आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे तो रियल जीडीपी पर कैपिटा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा है रियल जीडीपी पर कैपिटा। तो सी तो पक्का इसमें गलत है। अब क्यों गलत है देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइसेस। एक बात बताओ, ए और सी एकदम से करेक्ट कैसे हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि ए करेक्ट है। रियल जीडीपी, ए पढ़ रहा हूं मैं, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। हाँ, ये कॉमन प्राइसेस है। अब इसमें नॉमिनल को क्या बोल दिया? इसके हिसाब से नॉमिनल जीडीपी
इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स इन डिफरेंट ईयर्स एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। ये बोल रहा है यहाँ कॉन्स्टेंट प्राइसेस है या नहीं? अब कॉस्टली नहीं है तो ये गलत हो गया। सो द आंसर विल बी, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका। 62 अगेन इकोनॉमी, द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन, डेफिनेशन दी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। या तो आपकी जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं हो रही आपकी एम्प्लॉयमेंट से, या आपका रीजनल कोई दिक्कत है वो नहीं मैच हो रही, यू हैव टू कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेस टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर फर्म, वो नहीं हो रही, तो दिस आर ऑल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स। द सिचुएशन in an economy which is growing slowly along with the rapid inflation, that is rising price level, is called, ये डेफिनेशन है स्टैगफ्लेशन की, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत थोड़ी गति से बढ़ रही है, इट इज़ राइजिंग स्लोली बट देयर इज अ ह्यूज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, कैसा इन्फ्लेशन होगा ये? क्रीपिंग, गैलोपिंग, हाइपर, गैलोपिंग या हाइपर में से कुछ हो सकता है। 64 इज अगेन बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, आई थिंक 2 या 3 यूपीएससी एग्जाम में मैंने पढ़ा हुआ है। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज, इसका उल्टा आ गया था शायद से पिछले साल, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इस बार क्राउडिंग इन आया है। ये बोल रहा है if in a country, say example our India, प्यारा भारत, if in India government is spending heavily, as in the case of budget 2021 government is increasing its spending, तो अगर ये स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है सो देर आर मोर फेवरेबल चांसेस ऑफ एन इकोनॉमी टू रिकवर। ठीक है, उससे क्या होगा? इट विल इंटरेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स दैट ये इकोनॉमी इज रिलायबल। ठीक है, एंड वी विल गेन प्रॉफिट इफ वी विल इन्वेस्ट इन दिस Indian economy. So this government spending is inducing private investment in our country, and this is nothing but crowding in effect. ठीक है, crowding out effect क्या होता है? अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे, if the government has exploited all its this year's revenue, so our government will go to the banks of India and borrow money from them so that they can spend on the public well-being. क्योंकि the banks has given money as a loan to the government, private investors don't find any residuary loans from India, क्योंकि पैसे कहाँ दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए। So this private investment don't have opportunity to enlarge their businesses. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी एंड दिस इज नथिंग बट क्राउडिंग आउट इफेक्ट। 65 अगेन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और वो भी अच्छे आए हैं। द असेट और असेट्स दैट अ बोरोवर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ अ लोन इज कॉल्ड एज, बहुत ईजी, कोलेट्रल रखते हैं हम सब ने, कभी बैंक लोन तो नहीं लिया होगा पर पापा के साथ तो गए होंगे, तो कोलेट्रल रखना पड़ता है एक। 66 the percentage by which the money the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as, ये सीधा बोल रहा है कि अगर आपने ए पर्सन है, बी है, दिस इज लेंडर, दिस इज बोरोवर, तो ये क्या बोल रहा है? अगर ए ने बी को अगर 50,000 लेंड किए हैं तो ऑफ कोर्सली ये फ्री में तो लैंड करेगा नहीं, दिस विल हैव सम इंटरेस्ट, दिस विल टेक सम इंटरेस्ट। तो एट द टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर मनी हैज़ बीन गिवन टू द लेंडर ए, सो ये 55 या 60,000 तक होगा कुछ, है ना।
और यही चीज़ स्टेटमेंट में लिख दी इसने, द परसेंटेज बाई विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड्स द मनी डेट वॉज बोरोड इज कॉल्ड एज रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नहीं सॉरी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कोई भी कहीं भी आपको रियल इंटरेस्ट रेट नहीं बताएगा, सब आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताएंगे। नॉमिनल मीन्स एडेड इन्फ्लेशन, रियल प्लस एडेड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड नॉमिनल। ठीक है, तो बैंक अगर आपको, जैसे मान लो, ये क्यों नहीं हो सकता, लॉजिक दे देता हूँ चलो आपको। कोई भी सिटीजन है, कोई भी बैंक है, बैंक हैज़ गिवन 1 लाख रुपीज़ टू दिस पर्टिकुलर सिटीजन, कोलैटरल रख दिया, कोई टेंशन नहीं है, एंड बैंक रियल इंटरेस्ट रेट बोल रहा है कि मुझे रियल इंटरेस्ट रेट पे दे देना। ठीक है, क्या हुआ, अगले ही दिन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया क्रैश्ड, तो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी डेप्रिशिएटेड। इसके क्या हुआ है, लंका लग गई इसके, तो भाई ये बोल रहा है रियल इंटरेस्ट रेट पे देना है, नॉमिनल पे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल द रिस्क हैव बीन बियर्ड बाय सिटीजन, ऐसे तो कोई लेगा ही नहीं लोन। लॉजिक समझ रहे हो, एक्चुअली ये दिस इज होल कंसेप्ट, पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो दैट्स वाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमको सारी कंसिडर करेंगे, जो भी हम इन्फ्लेशन हो सकता है कल को वो भी कंसिडर करेंगे। 67 वेरी इजी, गांधी इरविन पैक्ट 1931 के बारे में पूछा है एंड करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कांग्रेस अग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक जो पर्टिकुलर आदमी थे हु हैज अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कौन से थे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। एक भील सेवा मंडल इन 1922 था, वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी, नहीं आता, आपने पढ़ा होगा तो भाई आप भगवान हो, मुझे तो नहीं पता था ये। यू नो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जाम, और CDS में तो पर्टिकुलर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आई हैव ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम आपको बस इंग्लिश और मैथ्स पे ध्यान देना है, एंड इन GS और GK यू हैव टू स्कोर ओनली आई थिंक 30 to 40 एग्जाम 40 मार्क्स, दैट इज एनफ, और आप पक्का मेरिट लिस्ट में पाए जाओगे, दिस इज माय गारंटी, अगर आपने इंग्लिश और मैथ्स अच्छे से किया है तो। दिस इज गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, सो द आंसर इज दादा भाई नरोजी। 70 is an extraordinary question. Which one of the following statement about the Act 5th of 1843 relating to slavery in India is correct? तो जितना मैंने इस पे होमवर्क किया मुझे ये आंसर मिला, it is B, that it denied the masters the use of courts to assert their claims on slave. 71 बहुत ही आसान, which Maratha statesman signed the Treaty of Bassein on December 31, 1802? तो अगर मैं सीधी बात बताऊं, मुझे पता नहीं है, हाँ मैंने कुछ के बारे में पढ़ा है, जैसे होलकर्स के बारे में आई हैव रेड इट, माधवराव भी मुझे कहीं ध्यान आ रहा है, बट बाजीराव टू वाज मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ दिस टाइम, तो आपको नहीं भी पता होगा तो आप इस पर टिक मार के आना चाहिए था आपको। 72 इजी वन, द अमारा नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन इन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर्स, विजयनगर अंपायर। दो ही तो हैं साउथ में, विजयनगर और बहामनी किंगडम, इन दोनों को देखना है आपको, और इनके बाद नायक्स और वो छोटे छोटे थे उनको भी पढ़ लेना, पर इतना ज़रूरी नहीं है। किरण के बारे में पूछा था, तो किरण इज एन किसके लिए है, किसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो आंसर इज बी, द वुमेन हु आर परस्यूइंग इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंसेस। निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स, ठीक है, काइंड ऑफ स्टार्टअप कल्चर के लिए। द सौभाग्य स्कीम, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया था, और यही पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, सहज बिजली हर घर योजना इज सौभाग्य।
मिशन इंद्रधनुष बहुत ही मतलब ठीक इजी क्वेश्चन था, मतलब अगर आपने एक बार ही पढ़ा होगा ना तो यू कैन रिमेंबर इट एनीवे। तो फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन है, 6 या 10 12 पता नहीं कितनी है, 12 तो नहीं है पर 6 या 7 है। तो डेट पर्टिकुलर वैक्सीन्स आर इंस्टॉल्ड इन दिस प्रोग्राम। ग्रामीण कौशल योजना के बारे में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इट जो डी है, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, दिस इज इनकरेक्ट, और सारी करेक्ट है। पीएम ग्राम सड़क योजना के बारे में क्वेश्चन आया है, तो देख लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। ग्राम सड़क योजना पॉवर्टी से, अच्छा जी, चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, हाँ जी, दिस इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज रादर अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। थर्ड इज इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है पीएम ग्राम सड़क योजना, ग्राम मतलब गांव, गांव की सड़क की योजना, उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो 2 और 3 आर करेक्ट, 1 मेरे को लग नहीं रहा कहीं से, तो अगर मैं एग्जाम में बैठा भी होता तो आई हैव eliminated 1, the answer is C, 2 and 3. India's territorial limit extends towards its sea up to कितना है, territorial sea 12 nautical mile, तो contiguous zone 24 nautical mile, 200 nautical mile EEZ, exclusive economic zone. 80, which one of the following is a cold ocean current? दिस इज अवर अटलांटिक मैप, ठीक है। ये पूरा ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट यहाँ से जाएगी क्योंकि ये ब्राज़ील है, एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच करंट विल फ्लो। गल्फ स्ट्रीम, दिस इज गल्फ, सो गल्फ स्ट्रीम यहाँ से जाएगी। वार्म करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज नॉर्थ बाइफर्केटेड इनटू गल्फ, ठीक है। आगे जाएगी गल्फ स्ट्रीम, नीचे आएगी ब्राजीलियन करंट। सो ऑल आर वार्म करंट एक्सेप्ट 1 विच इज कैलिफोर्निया करंट। दिस करंट इज कैलिफोर्निया करंट। पढ़ेंगे सब ज्योग्राफी में, टेंशन मत लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन? सो द करेक्ट आंसर इज फैजी। आई थिंक इसका नाम अब्दुल फैजी था। सो डेट्स वाई टू ट्रिक यू यूपीएससी हैज ऑल्सो गिवन अबुल फाजी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000? पॉलिटी मैं कोर्सेज अभी ले रहा हूँ, उसकी लास्ट यूनिट 10 दिस पर्टिकुलर नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पहली लाइन में लिखा है इट वाज जस्टिस MN वेंकटचलैया। केसरी किसका पेपर था? लोकमान्य तिलक, मराठा एंड केसरी। नवरत्ना स्टेटस किसको मिला हुआ है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इज आर करेक्ट? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, आर्टिकल 2 and 3 की बात कर रहा है। फर्स्ट है एन अमेंडमेंट हैज टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तो मैंने बोला आर्टिकल 2 and 3, 368 कहाँ से आ रहा है? 1 इज इनकरेक्ट, ए हट गया। सेकेंड, रेटिफिकेशन बाई 1/2 ऑफ द स्टेट्स इज नेसेसरी आफ्टर द अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट।
एक बात बताओ लॉजिकली से, तेलंगाना अलग हुआ, उससे महाराष्ट्र को क्या लेना देना, उससे हरियाणा को क्या लेना देना, उससे नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं उनको क्या लेना देना है? वैसे भी नहीं लेना देना होता कुछ इंडिया से, तो फिर भी क्या लेना देना है? तो कहाँ से ये स्टेटमेंट आई है? तो इस 2 इज इनकरेक्ट। तो एक ही ऑप्शन बचता है सी, विच इज करेक्ट। द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है तो 368 की बात कहाँ से आ रही है? 368 प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल मेजोरिटी ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? इंडो आर्यन, सबको पता है कि नॉर्थ हमेशा डोमिनेट किया हुआ है, तो इट इज सी। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच का चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब देख रहे हो यूपीएससी ने क्या किया है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स वेस्ट भी दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो ऐसे ट्रिक करती है। 91 इज ईजी है, ये आपको लिस्ट करनी थी साइक्लोन्स के नाम और कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। सबसे इजी बताओ, ऑस्ट्रेलिया, विलीज विली। देख लेते हैं। डी का होना चाहिए 1, तो सी एंड डी ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड, 50-50 बच गया। फिर कौन सा इसमें साइक्लोन्स कहाँ बोला जाता है? ये बताओ, साइक्लोन्स कहाँ बोला जाता है, कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में? कहीं सुना आपने? इंडिया में ही बोला जाता है, ठीक है, तो इंडियन ओशन में बोला जाता है। तो इंडियन ओशन में जैसे ही आपने ये दो देखे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपको बी और सी भी पता होने चाहिए। तो इट मीन्स हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक ओशन में, हमको पता है हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज यहाँ की टर्म है, और टाइफून्स काइंड ऑफ जापान चाइना टाइप टर्म है, तो वहीं का है। सो यस, दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? मुझे तो देख के तीनों ही लग रही हैं एक बार में। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, तो तीनों ही लग रही हैं, सी होना चाहिए। 94 इज ट्रिकी वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट? पहला देखते हैं, ऑल सीट्स इन द पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। यस, सारे पर्सन्स को डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया जाएगा। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन इन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सेकेंड, द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल्स। बिल्कुल सही है ये। द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट। इसमें थोड़ी देर बाद में आता है, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। लास्ट है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। देखिए इन जनरल ये सही होता, पर इसने ऑल स्टेट्स लिख दिया तो हमको पता है एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, कुछ 20 या 30 लाख। अगर वो नहीं है तो यस, वी कैन नेगेट द इंटरमीडिएट स्टेट, आई थिंक। तो इंटरमीडिएट स्टेज है जो ब्लॉक पंचायत, वो हटा सकते हैं हम। हमको जिला परिषद और पंचायत, विलेज पंचायत, ये दोनों मैंडेटरी हो जाएंगे। तो 4 गलत है। 4 गलत कर होता है तो हमको बी और सी मिलता है, 1, 2, 3 एंड 2 और 3। तो मतलब 2 और 3 तो करेक्ट है ही, तो इसलिए मैं 3 पे आया नहीं था, और 1 तो हमको पता करेक्ट है ही, तो आंसर इज बी। फिर मैं बता देता हूँ, द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट। तो इसमें शायद से ऐसा कुछ प्रोविजन है इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस पे छोड़ रखा है स्टेट पे, और विलेज लेवल पे इनडायरेक्ट होगा। एक बार देख लेना एक बार, पर मेरे हिसाब से यही मैंने पढ़ा था कि विलेज लेवल पे इनडायरेक्ट होगा, और ये लिखा हुआ है प्रोविजंस में, और इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पे छोड़ रखा है स्टेट के ऊपर। सो बी ऑप्शन आएगा 94 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही है ये। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसा होता है? गलत स्टेटमेंट है ये। द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शंस। यस, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर होती है टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस, ठीक है, उन पे रूल्स बनाना।
और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोला है अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन, नहीं ईसीआई का कोई हाथ नहीं होता, गवर्नर आई थिंक इसका आंसर, गवर्नर करता है अपॉइंट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के बारे में पूछा है। इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट पूछा है, ठीक है, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, देखते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, है तो सही, पर देखते हैं। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल सही है ये भी। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये बोल रहा है कि अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सो यू कांट बी प्रमोटेड ऑन द रैंक्स ऑफ यूनियन कैबिनेट। ऐसा होता है क्या? मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम थे, पूर्व पीएम, उनके पास कोई भी सीट नहीं थी, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट आफ्टर हिज सिलेक्शन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब उन्हें राज्यसभा से इलेक्ट किया गया था शायद से, जहाँ तो मुझे लग रहा है हाँ राज्यसभा से ही थे। क्यों? क्योंकि हमको क्लॉज याद होगा 6 मंथ्स वाला कि विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू एक्वायर द पार्लियामेंट्री सीट, है ना। तो बोल रहे हैं नॉट करेक्ट, सो डी इज इनकरेक्ट। Which one of the following statements about the composition of the parliament is not correct? Representatives of the states in Rajya Sabha are elected directly by the people. तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, यही आंसर है इसका। Which among the following fundamental rights are available to non-citizens? तो ये तो यार मैंने इतनी बार रिपीट किया है, क्लासेस पढ़ी हैं, यू कैन गो एंड वॉच माई पॉलिटी कोर्सेज। तो क्या है इसमें आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स के पास कौन सी अवेलेबल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं, सिटीजन्स के पास ही है, स्पेसिफिक। फिफ्टीन, 16, 19, 29, 30, 18 क्लॉज 2 भी छोटा सा याद रखना। फ्रीडम ऑफ स्पीच इट इज एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स, ये ऑप्शन हट गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 20 ही दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा तो ठीक है, 20 है आंसर, 2 है, सी और डी में से आंसर, सी और डी में से है तो मतलब 3 देखना पड़ेगा, 4 का तो पता ही नहीं करना क्योंकि 16 हमको एक्सक्लूसिव टू सिटीजन दिख रहा है। तो मेन है 3 है, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको दिख रहा है कहीं 25 में, 25 से 28 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स इट इज गिवन टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। सो 2 and 3 आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है, ठीक है। और नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये किसने बोल दिया? ऐसा तो नहीं है, यही गलत है, छोड़ो और सब नहीं डिस्कस कर रहे, यही गलत है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, ऑफ कोर्सली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और जैसे ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगी, सो इट इज बाय कन्वेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोजिशन। Which one of the following tributaries of river Indus feeds the canal system of Bhakra Nangal project, one of the tallest dam in India, which has been fed by Satluj? 102 बहुत ही आसान है, रिवर सिस्टम पूछा है, जो यहाँ लेक है तो सारी साइड से रिवर्स आके दे विल फेड दिस पर्टिकुलर लेक। आंसर ही बहुत ही आसान है, सेंट्रीपिटल। डेफिनेशन से ही जा रहा है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर पे कितना होता है? 0। इक्वेटर पे 0 होता है, एंड इन इक्वेटोरियल रीजन इट मीन्स 10 डिग्री ईस्ट एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ मिनिमम होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छी तरह समझ लो, बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम, that in equatorial region the value of Coriolis force is 0, so that is incorrect.
एट द इक्वेटर, पर्टिकुलरली इक्वेटर पे इट इज 0 एंड इन इक्वेटोरियल रीजन इट इज मिनिमम। तो ये छोटे छोटे इंटरकेसेस पढ़ेंगे विद ऑल द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन आवर ज्योग्राफी कोर्स। सो ये बोल रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ये बोल रहा है पोल्स पे मैक्सिमम है, तो सही है, यहाँ 0 है और यहाँ से बढ़ता रहता है, ठीक है, दोनों साइड में, तो इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, इट इज करेक्ट। इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, नॉट इक्वेटोरियल रीजन, एट इक्वेटर, यस इट इज एब्सेंट, कंप्लीट 0। सी देखिए, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बोल रहा है सबसे आसान, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ज्योग्राफी कोर्सेज में बात फिर से पढ़ा दूंगा। सबसे आसान याद करना ना, कोरियोलिस फोर्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर सी। इक्वेटर को मार्जिन लेते हुए यहाँ सी बना दो और ये दो ऐसे एरो लगा दो। इसके साथ एक और कंसेप्ट यू हैव टू लर्न, दैट एवरी टाइम वी विल सी द कोरियोलिस फोर्स वी हैव टू बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एट द दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, और तब हमको कोरियोलिस फोर्स देखना है। मतलब इफ आई हैव टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आई विल बी फेसिंग दिस साइड और मेरे राइट में जा रहा है, तो इट मीन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कोरियोलिस फोर्स बेंड्स टुवर्ड्स राइट, अंडरस्टूड। इन सदर्न डायरेक्शन आई विल बी फेसिंग दिस साइड और मेरे लेफ्ट में चले जाएगा, अंडरस्टूड। अब देखते हैं, C is it deflects the wind to the right direction in the southern hemisphere। यार राइट तो नॉर्दर्न में जा रहा है और इस साइड फेस कर वो तो ये लेफ्ट में जा रहा है सदर्न, तो यही आंसर गलत है। डी देख लेते हैं, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। तो ऐसे कंसेप्ट होता है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सीखेंगे ज्योग्राफी में। क्रोनोलॉजिकली इन सारे ट्रीटीज को करना है, अगर एक दो याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है सो इट वाज काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चन और ये करने की अटेम्प्ट जरूरत भी नहीं थी। आंसर इज ए। 106 पे देखते हैं, 1943 पे, यंग लीडर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार विद वॉलंटियर कोऑप्स सेवा दल्स एंड विलेज यूनिट्स तूफान दल्स। तो ये 17 में थी, ठीक है। हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट द बनारस विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो दो में आपको कंफ्यूजन होगी, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। सो सेंट्रल हिंदू स्कूल वाज सेट अप बाय एनी बेसेंट एंड देन डेडिकेटेड इट टू मदन मोहन मालवीय, देन इट केम टू बी नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का कौन सा नहीं फीचर है, तो आपको पता है जैसे ही सेंट्रलाइजेशन होगा लिबर्टी विल बी स्क्रैच फ्रॉम यू, ठीक है, तो लिबर्टी आंसर है इसका। नीति आयोग के कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको ये बताना है, तो आपको पता है इट इज मोर ऑफ अ थिंक टैंक, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ऑप्शन डी पे आइए सीधा, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स एज प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजोर्ट। बताओ, इतनी अपसर्ड स्टेटमेंट है ना, यही है डी आंसर मेरे हिसाब से, तो आप देख लेना। आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स टू पार्लियामेंट, आंसर है इसका, ठीक है। पॉलिटी में अभी हम पढ़ेंगे ये चीज। और कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट क्यों करेगा? जस्ट द फैक्ट दैट इट अपॉइंट्स ऑल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हम ये लॉजिक निकाल देंगे कि हाँ कि वो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है? नो, इट इज द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। Which one among the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? हम एक ordinary bill पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर रहे हैं। That the bill be taken into consideration, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। That the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion। पब्लिक ओपिनियन, चलो देखते हैं। That the bill is referred to a select committee, select committee के पास भेजा जा सकता है। That the bill will be referred to a joint committee of the house without the concurrence of the other house,
भाई अगर ये जॉइंट कमेटी बोल रहा है तो इट मीन्स द जॉइंट कमेटी इंक्लूड्स द बोथ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो लास्ट लाइन जो उसने बोल दी विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे मैं शॉर्ट नहीं होता, पर मुझे डी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि डी ही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक 112 बहुत बार मैंने अपने कोर्सेज में बताया। 44th अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर इमरजेंसी, इट मीन्स 1978 राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड। 113 क्रॉप आइडेंटिफाई करना है। खरीफ क्रॉप है, वीट कैंसिल हो गया। ठीक है, खरीफ कब आता है? जब बारिश होती है। हमको बस एक चीज़ याद रखनी है, वेट पैडी फील्ड्स। खरीफ आएगा पहले राबी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट कम्स खरीफ देन राबी। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से स्टार्ट होता है, उसके बाद मानसून आता है। अगर इस पे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल जाएंगे तो के पहले आएगा, खरीफ पहले आएगा, वहाँ वेट पैडी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, ऐसे याद कर रहा है मैंने, आप अपने हिसाब से याद कर लो। खरीफ क्रॉप है बिल्कुल, तो वीट हट गया। कॉटन इज ऑल्सो खरीफ, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टिवेशन। तो भाई हमको ये तो पता है वीट तो सबसे नंबर 1 पे होगा, और 1/4 बहुत ही अच्छा खासा एरिया है। अगर आपको ओस, अमन और बोरो के बारे में पता है तब तो राइस आंसर है ही है। अगर नहीं पता तो आप ऐसे जा सकते थे आंसर्स पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इग्नियस रॉक? इट इज ग्रेनाइट। स्टडी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे इसकी, क्यों है ग्रेनाइट। ओजोन लेयर, ये तो यूपीएससी ने बहुत बार पूछ लिया है। ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फियर। प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पूछा है बहुत सालों बाद, मेरे को लग रहा है। सालों बाद तो नहीं, हाँ सालों बाद ही पूछा है। प्राइमरी वेव्स के बारे में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सो दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। ये किसने बोल दिया? दे कैन पास थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। So option is B. B is not correct. Alluvial soil vary in nature from sandy loam to clay. They are generally alluvial soils के बारे में आपको पता होना चाहिए because it is most abundant soils in India. So answer is D. Rich in potassium, poor in phosphorus. लोक हितवादी किसको बोलते हैं? जी के गोखले को सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये अच्छा क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन? इट इज ऑप्शन नंबर डी, मिथु बहन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं? ये कोई भी सर्च करके निकाल सकता है, आप जाइए आप सर्च कीजिए। यहाँ मैं थोड़े कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आया था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द डिस्कशंस। CDS में मैंने आपको जैसे बताया, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द GS पार्ट, और उसमें भी यू हैव टू स्कोर द मिनिमम मार्क्स। कोई टेंशन नहीं है, यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश सेक्शन। मेरे इंग्लिश में शायद से 70, 74, 78 ऐसे आते थे मार्क्स, कभी कभी तो 82 भी आए शायद से। हाँ आए थे शायद से, इतने ही आते थे मेरे, सोचिए। और उसके बाद फिर मेरे मैथ्स में अच्छे आते थे। और ये GS में मैं इतना नहीं पढ़ता था, मतलब पढ़ता था, बट आई डोंट गो विद द होप डेट आई हैव टू स्कोर 60 और 70 मार्क्स इन GS। और अगर आप ये लेके चल रहे हैं, सो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यू हैव टू स्टडी मोर इन रेस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो वहाँ 3.5-4 लाख लोग जो देने आए एग्जाम, उसमें से 8 या 8.5 हज़ार की मेरिट लिस्ट बनती है। इसके लिए SSB के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आपको उस लिस्ट में आना है बस। अंडरस्टूड? और वी ऑल नो इफ यू हैव बीन रिकमेंडेड इन SSB, so there is 95 to 96% चांस दैट योर नेम विल अपीयर इन द मेरिट लिस्ट। तो टेंशन नहीं है CDS में ज़्यादा नंबर लाने के लिए, बस यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। और बाकी मैं कोर्सेज चलाता हूँ आई हैव अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दिस कोर्सेज। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज द डिस्कशन ऑफ CDS 1 2021। If you like this video, please share it with your friends and subscribe to this YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।